हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 9 अक्टूबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखेंगे, जिसमें से पहला समाचार है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। यह उन दो व्यक्तियों को दिया गया है जिनकी कार्यों की वजह से आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, या जिसे नई क्रांति के रूप में, औद्योगिक क्रांति के रूप में, या मानव सभ्यता में उसको बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, उसका विकास में इनका योगदान है। और इसलिए इसको भी समझेंगे कि इन दोनों लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या योगदान दिया है। इसमें आर्टिफिशियल नहीं समझेंगे, इनके अध्ययन ने या इनके अनुसंधान ने क्या योगदान दिया है। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया के सामने गंभीर जल संकट की स्थिति है। WMO ने अपनी वैश्विक जल स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है, जिसमें बताया कि 2023 में दुनिया के सामने बहुत गंभीर जल संकट की स्थिति थी। ये चाहे नदियों में जल प्रवाह को लेकर हो, चाहे ग्लेशियर के पिघलने को लेकर हो, चाहे जलाशयों में पानी की कमी को लेकर हो, या नमी आदि जो है यानी मॉइस्चर आदि को लेकर हो, यानी सारे पहलुओं में इन्होंने कहा है। और उसमें एक UN वाटर के रूप में कहा गया है कि दुनिया में 3.6 अरब लोग ऐसे हैं जो गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, यानी साल में एक जो है महीने उनको गंभीर जल संकट से जूझना पड़ता है। और यही स्थिति रही तो 2050 तक 5 अरब से ज़्यादा लोगों की जो है ये स्थिति जल संकट खड़ी हो जाएगी, तो उसको हम देखेंगे। तीसरा है परसों 7 अक्टूबर को गुजरात सरकार द्वारा WAPE वेप या वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट करके एक रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है, जिसमें भारतीय जंगली गधे इंडियन वाइल्ड जो है एस, उसका जो एकमात्र स्थल है संरक्षित, या एकमात्र स्थल जहां भारत में अभी वो पाए जाते हैं वो है गुजरात। उसमें उनकी संख्या बढ़ी हुई है और पिछले 4 साल यानी 4 साल पहले 2020 में जब ये रिपोर्टिंग की गई थी तब से लेके 26% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है। और आज 7,000 से ज़्यादा उनकी संख्या थी, जो कभी जो है 60 के दशक में जो है गंभीर बीमारी के कारण 300-350 के आसपास पहुंच गई थी। तो इसको हम समझेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए, इस वर्ष जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक 51 वर्षीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जॉन हॉपफिल, और दूसरे हैं 80-81 वर्षीय जो है ब्रिटिश मूल के कनाडी जो है वैज्ञानिक जेफरी हिल्टन। इन दोनों के प्रयोगों द्वारा जो है आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, या जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अवधारणा आज हम देखते हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला। यानी सोचने समझने वाला कंप्यूटर का विकास हुआ, और इनकी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं मनुष्य के दिमाग की नकल करने से उपजी थी, और फिर उसमें आगे बढ़ते बढ़ते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि लग रहा है कि इनका मानना है कि ये मनुष्य के लिए, इसमें जैसे जो लास्ट वाले हैं जेफरी हिल्टन, इनका मानना है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं न कहीं मनुष्य के लिए या मानवता के लिए नुकसानदायक है। तो आइए समझते हैं चर्चा में क्यों है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल आज दुनिया भर के कंप्यूटर और फ़ोन के उपयोगकर्ता जानकारी प्राप्त करने, फोटो वीडियो बनाने, बड़ी मात्रा में डेटा की व्याख्या करने के लिए करते हैं, जो सिर्फ 2 साल पहले तक संभव नहीं था। अब इसमें से कुछ लोग डीप फेक बनाने के लिए भी करते हैं, जिसकी बात खुद नोबेल के वेबसाइट पे भी यह बात कही गई है कि इनका योगदान उल्लेखनीय है, लेकिन ये किस पे निर्भर करता है कि मानव उस टूल्स का इस्तेमाल कैसे करता है। तो इसी देखिए, इस साल 8 अक्टूबर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2 ऐसे वैज्ञानिकों को दिया गया जिनके काम ने AI क्रांति की नींव रखी और वर्तमान में जो सबके सामने है। इनमें 51 वर्षीय अमेरिकी जॉन हॉपफिल और 76 वर्षीय ब्रिटिश मूल के कनाडाई जेफरी हिल्टन है। इनमें जो नोबेल के वेबसाइट पर लिखा गया है नोबेल पुरस्कार जो है पुरस्कार के कि बुनियादी खोजों और आविष्कारों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग के विकास के लिए जो है सक्षम बनाने के लिए इनका योगदान रहा है। तो प्रश्न यहाँ था कि AI द्वारा मस्तिष्क की नकल करना। इन लोगों का काम यही था कि ऐसा हमें कंप्यूटर बनाना है, ऐसी चीज़ें कि वो मशीन मस्तिष्क की नकल कर सके या मनुष्य हो सके, मनुष्य की तरह कर सके। तो देखिए, हॉपफिल और हिल्टन की बड़ी सफलता ऐसे कंप्यूटर एल्गोरिथम विकसित करने की रही है जो सामान्य कार्यों को करने में मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क कैसे करता है? तो मोटे तौर पे 3 तरीकों से वो काम करता है या जानकारी जमा करता है। जैसे आसपास
की दुनिया को देखकर, जो आसपास वो देखता है, और फिर उससे उसकी एक याददाश्त बनती है, यानी स्टोरेज मेमोरी होती है, और नई चीज़ें सीखने के लिए किए गए प्रयास, और उसके बाद जो है उसकी थिंकिंग की क्रिएटिव, यानी जो आसपास देखता है, कोई सूचना लेता है, फिर उसे पहले स्टोर की सूचना से भी उसे ज्ञान मिलता है, और फिर उन सूचनाओं के आधार पर कुछ नया भी सोचने की उसकी क्षमता होती है। यानी मानव मस्तिष्क सोच भी सकता है, संग्रहित जानकारी का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकता है, ठीक है। लेकिन मशीनें अभी सोच नहीं सकती हैं, लेकिन वो याददाश्त और सीखने के मानवीय कार्यों को नकल कर सकती हैं। यानी मनुष्य जिस तरह से याद करता है, यानी जिसका याददाश्त रहता है उसे, और जिस तरह से वो नई चीज़ें सीखता है, इसकी नकल जो है मशीनों के द्वारा कराया जा सकता है। अभी ठीक जो सोचने वाली या थिंकिंग करने वाली प्रक्रिया है, वो एडवांस लेवल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बारे में भी लोग सोचने की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कर सकती है वह हमारे याददाश्त की और हमारी सीखने की प्रक्रिया की नकल कर सकती है। ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार क्यों हुआ था? मनुष्य के गणना कार्यों को आसान करने के लिए। मशीन का आविष्कार ही इसीलिए होता है, मनुष्य के काम को आसान करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर जो है गणना करने के लिए बार बार जो उसे डेटा दी जाता है उसी के साथ गणनाएं करती है, और ऐसे में जबकि काफ़ी मनुष्य जो है बहुत समय लेता है गणना करने में। आज जो है वैज्ञानिकों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या मशीन को ऐसे काम करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया जा सकता जैसा हमारा दिमाग करता है। यानी हम उसको कोई सूचना देते हैं तो उसमें से ज़्यादातर चीज़ों को वो छोड़ दे, काम भर की चीज़ना वो रखा रहता है। बाद में जब हम कोई चीज़, हम उसी तरह की चीज़ या कुछ उस तरह की सूचना देते हैं तो वो अपनी जो स्टोर मेमोरी रहती है उसके तहत वो काम करता है। तो ऐसे में हमें कैसा कंप्यूटर चाहिए कि याद रख सके, पहचान कर सके, कुछ बना सके, कुछ सीख सके, यानी बुद्धिमानी से अनुमान लगा सके, इस तरह का हमें चाहिए। हाल के वर्षों में देखा जाए तो कंप्यूटर ने बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया और बहुत उसको जल्दी काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब कुछ दक्षता से करने के बावजूद भी ये बुद्धिमत्ता नहीं थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। बस वो क्या था कि काम को तेज़ी से करता था। मनुष्य के दिमाग की तरह उसके अंदर नहीं था कि कुछ देख के जो सूचनाएं दी जाती थी उसी सूचनाओं को संसाधित करके वो सामने दे देता था। मनुष्य के दिमाग की तरह काम नहीं करता था। और ये जो है कहीं न कहीं गणना आधारित कार्य थी। कंप्यूटर जो है ये इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकते हैं। उसकी शुरुआत, हालांकि कंप्यूटर को इंटेलिजेंस कहने को 1950 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 80 के दशक से हाफील्ड ने एक क्रांतिकारी काम किया और इन्होंने सोचा कि मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल किया जाए। जैसे मनुष्य की मस्तिष्क है उसमें न्यूरॉन आदि होती है, उसी तरह से जो है उनके जो न्यूरॉन्स जैसे हमारे होते हैं उसी तरह से, जिसमें उस तरह से याददाश्त स्टोर होता है, हमें उस तरह का कुछ मशीन चाहिए। तो हाफील्ड का अगर योगदान देखें तो कृत्रिम तंत्रिका तंत्र का विकास, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का विकास इनका मेन उद्देश्य है। तो देखिए, हाफील्ड ने मानव मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के नेटवर्क जैसा एक कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क बनाना सीखने, जिससे कंप्यूटर सिस्टम को याद रखने और सीखने की अनुमति दी। यह मान लिया जैसे आपने किसी खास कोई काम जीवन में कभी किया है और बहुत दिनों बाद, यानी कभी किसी से कोई चीज़ लगाते रहे हैं, कभी कोई काम करते रहे हैं, अब वो भूल गया है, लेकिन आज भी काफ़ी समय बाद भी वो चीज़ें आप करने जाओगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाती है। ये चीज़ें जो है कंप्यूटर के साथ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास याददाश्त करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में उसको उसी तरह का बनाने को लेकर हाफील्ड ने जो है एसोसिएटिव मेमोरी, ये जो याद आ जाता है ना पहले के किए हुए चीज़ों को, एसोसिएटिव मेमोरी के पर काम किया और मानव मस्तिष्क की नकल करते हुए जो इन्फॉर्मेशन है उसको संग्रहित करने के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना दिया। और ये नेटवर्क जो है ये पैटर्न्स को संग्रहित करता है। ठीक है, एक पैटर्न्स को इसने संग्रहित करना शुरू कर दिया। यानी जैसे 10 होते ना, हम याद कैसे करते हैं, कोई कहते हैं कि ये मनुष्य है तो हम उसको जो है, या बिल्ली है तो हम उसको देखते हैं, दसों हजारों बिल्लियों को देखते हैं और एक मस्तिष्क में हमारी एक चित्र बन जाता है। जब भी कोई दूसरी भी उस तरह की कोई चीज़ दिखती है तो हम उसे पहचान लेते हैं, चाहे आधी अधूरी भी रहे तो भी हम उसको लगता है कि हाँ ये नहीं है तो ये है। ठीक है, अब फिलॉसफी में तो इस पर बड़ी कहानी है भारतीय दर्शन में, लेकिन ये इसी तरह से ये काम करता है। और उन्होंने भी ये कहा कि हमें ये जो पैटर्न बनाया
इसमें अगर थोड़ा अधूरा और विकृत पैटर्न भी दिया जाता था तो ये उसे ठीक ठाक करके उसे समान कर लेता था, पहचान जाता था कि कौन अधिक समान है, यानी ये इसमें याददाश्त के गुण आ गए। अब जेफरी हिल्टन का योगदान क्या था? उसने डीप लर्निंग को विकसित किया कि और ज़्यादा सोचने और तेजी से काम करने की बात किया जाए। तो देखिए, जेफरी हिल्टन ने हाफवेल नेटवर्क से शुरुआत की और सांख्यिकी भौतिकी के विचारों का उपयोग करते हुए कुछ नया बनाने के लिए इसका विस्तार किया और इसने बोल्ट्जमैन मशीन नामक कुछ बनाया। इसने और कुछ लोगों ने मिलकर, बोल्ट्जमैन मशीन क्या होती है? सीख सकती है, निर्देशों से नहीं बल्कि दिए गए उदाहरणों के जरिए, कई सारे उदाहरणों के जरिए ये सीख सकती है। यह एक पूरी तरह से नए उदाहरण को पहचान सकती है यदि प्रशिक्षण सामग्री में पाई गई श्रेणी से संबंधित है, और इसे उस सामग्री से अलग भी कर सकती है। यानी जो चीज़ें अभी हम लर्न कर रहे थे उसको और ज़्यादा बार बार, यानी उसे ज़्यादा सीखने के लिए इसे बना दिया गया। और इस तरह से देखा जाए तो हिल्टन ने ऐसे कृत्रिम नेटवर्क विकसित किया जो अधिक जटिल कार्य कर सकता था। ये बैक प्रोपेगेशन नामक एक विधि भी इसमें विकसित इन्होंने की, जिसके तहत वो अपनी पिछली गलतियों से सीख के खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। इस तरह से यह एक डीप न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से फिर ये डीप न्यूरल नेटवर्क हो गया। और इस तरह से ये सोचने, याददाश्त करने, जो सोचने की तो नहीं है लेकिन हाँ याद रखने, उदाहरणों की पहचान करने, और एक तरह से कहा जाए तो मानव मस्तिष्क के काफ़ी तरह से कार्य करने के तरफ करीब आ गया था। ठीक है, हालांकि एआई को लेकर चिंताएं हैं। ये हिल्टन ने ही अपने 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि चैट जीपीटी जैसे उपकरण इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए देते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इंटरनेट जल्द ही झूठी तस्वीरों, वीडियो और टेक्स्ट आदि से भर जाएगा, जिसे आम औसत व्यक्ति के लिए पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। और आज हम डीप फेक की समस्या से जो जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने है। और उन्होंने कहा कि एआई द्वारा मानव की नौकरियां भी जाएंगी, और जा ही रही है, उसमें कोई शक नहीं है। यानी जिसने इसने बनाया था उसको खुद ही देखा जाए तो वो एआई का बहुत बड़ा दुश्मन है, और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत ही बड़े जो है ये, या जो है उसको कहते हैं कि जो ओमनीपोटेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हर कुछ कर सकता है, यानी पूरी तरह से मनुष्य की तरह उसको सोचने की भी क्षमता है, उसके ये बहुत बड़े जो है क्या कह सकते हैं, आलोचक हैं। और ये बात जैसे कि ये नहीं कि हाफील्ड और इनके कामों को उसने नोबेल पुरस्कार ने रिकॉग्नाइज किया है और कहा है कि इसने हमारे सामने एक आर्टिफिशियल एडवांस न्यूरल नेटवर्क नामक एक ऐसा तंत्रिका तंत्र दिया है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया है, जिससे हम अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन हम जरूरी है कि अब इससे हम क्या काम लेते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या एडवांस न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, यानी जो आर्टिफिशियली मनुष्य की तरह सोचने की जो कंप्यूटर है, उनसे हम क्या काम लेते हैं ये हम पे निर्भर करता है, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यह बात इसमें कही गई है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। यह जो है अभी परसों रिपोर्ट ये भी प्रकाशित हुई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, और इसमें ये बातें कही गई है कि दुनिया के सामने गंभीर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और 2023 को लेकर यह रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 2023 में सभी पैमानों पर, लगभग सभी पैमाने पर वैश्विक स्तर से देखा जाए, यानी नदी में जल के प्रवाह को लेकर देखा जाए, या जो रिजर्वायर जलाशय है उसमें स्टोरेज को लेकर देखा जाए, या हिमनद को लेकर देखा जाए, या ग्राउंड वाटर को लेकर देखा जाए, ये या मॉइस्चर, इन सारे पहलुओं में कहीं ना कहीं नमी की कमी, यानी जो औसत जल मात्रा है उसकी कमी दिखाई दे रही है। और इस रिपोर्ट में यहाँ भी कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में यूएन वाटर का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि अगर देखा जाए तो इस समय 3.6 बिलियन लोगों को प्रतिवर्ष कम से कम एक महीने में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता है। और अगर ऐसी स्थिति रही तो 2050 तक ये 5 अरब लोगों तक क्या संकट का सामना करना पड़ सकता है। और देखा जाए तो ये कहीं न कहीं बता रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है कि भविष्य में जल संकट को लेकर हमें प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जल का संकट या उत्पन्न हुआ है यह प्राकृतिक कारणों से, यानी अल नीनो ला नीना जैसे कारणों से भी है, और मानव प्रेरित कारणों से भी ये चीज़ें हुई है। आइए जरा इसको देखते हैं जल्दी में। तो देखिए चर्चा में क्यों है कि 7 अक्टूबर को WMO द्वारा जारी वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट
वर्ल्ड वाटर रिसोर्स स्टेटस रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि वैश्विक जलापूर्ति पर गंभीर तनाव को उजागर ये रिपोर्ट करती है, जिसमें लगातार 5 वर्षों से नदी प्रवाह और जलाशयों में सामान्य से कम प्रवाह बना हुआ है और इसके कारण आम लोगों को, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र को जो है ये रिपोर्ट ये बता रहा है कि इससे चुनौती उत्पन्न होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि ग्लेशियरों में पिछले 50 वर्षों में अपने सबसे बड़े द्रव्यमान का नुकसान देखा है। 2023 में व्यापक पैमाने पर जो है बर्फ की हानि देखी गई है और ख़ासतौर से यूरोपियन में, और वो भी स्विट्जरलैंड देशी में, जहाँ पे 10% से ज़्यादा ग्लेशियर पिघल गए हैं। और ये भी बताया गया है 2023 रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्षा था, जिससे सबसे लंबे समय तक जो है सूखे और व्यापक बाढ़ की स्थिति भी देखी गई है। यानी सूखा भी ज़्यादा रहा है और बाढ़ की भी स्थिति 2023 में देखा गया, क्योंकि अब तक का जो भी है उसमें 2023 सबसे रिकॉर्ड गर्म वर्ष है। क्या क्या मेन बातें की गई है वो देखें तो देखिए, ये कह रहा है कि वर्तमान में दुनिया भर में 3.6 अरब लोग, 8 अरब की जनसंख्या है, उसमें से 3.6 अरब लोग प्रतिवर्ष कम से कम 1 महीने में अपर्याप्त जल की समस्या का सामना कर रहे हैं तथा 2050 तक यह संख्या बढ़कर 5 अरब से अधिक हो जाने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट ये कह रही है। और क्या कह रही है, ग्लेशियर को पिछले 5 दशकों में अब तक का सबसे बड़ा द्रव्यमान नुकसान हुआ है और यह जिसमें विश्व के ग्लेशियर वाले सभी क्षेत्रों में बर्फ की हानि की सूचना मिली है। और क्या यह रिपोर्ट कह रहा है कि 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष माना गया है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हुई है और व्यापक रूप से शुष्क परिस्थितियां बनी हुई है, जिसके कारण लंबे समय तक सूखा पड़ा है। लेकिन दुनिया भर में बाढ़ की भी बड़ी संख्या में घटनाएं देखी गई हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहा है। एक तरफ सूखा भी जो है काफ़ी पड़ा है, दूसरी तरफ बाढ़ की भी कुछ इलाकों में देखी गई है। और ये जो चरम जल विज्ञान संबंधी घटनाएं देखी जा रही हैं, यानी जो एक तरफ गंभीर सूखा पड़ रहा है, दूसरी तरफ बाढ़ आ रहा है, इसमें 2000 के मध्य में जो ला नीना और अल नीनो इफेक्ट है उसको भी दिखा है और साथ ही साथ जो मानव जनित है, यानी जो हमने जलवायु परिवर्तन में हम अपना ग्रीन हाउस उत्सर्जन से योगदान दे रहे हैं, उसके कारण भी ये समस्या दिखाई दे रही है। इसमें कुछ और जैसे कुछ हेडिंग के वाइज बताया है, जैसे औसत से कम रहा नदियों का प्रभाव। इसमें बताया गया है 2023 में पिछले 2 साल 2022 और 2021 की तरह ही वैश्विक स्तर पे नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में पानी की स्थिति जो है वह, यानी जितना वैश्विक जलग्रहण क्षेत्र में नदियां हैं उसमें 50% से ज़्यादा क्षेत्रों में औसत से कम प्रभाव रहा है और यह उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े क्षेत्रों में भी देखा जा रहा है और एशिया ओशनिया में जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेकांग जैसे नदी क्षेत्रों में भी ये बातें देखी गई है कि नदी प्रवाह में कमियां देखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए जलाशय अंतर प्रवाह और भंडारण की स्थिति, यानी जलाशयों में पानी का आना और उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी, तो इसमें यह कहा गया है कि लगातार तीसरे वर्ष भी यह संकेत दिया गया कि 2022-23 में जलाशयों में भंडारण की स्थिति आमतौर पर समग्र निर्वहन स्थितियों को दर्शाता है, जिसमें वैश्विक संतुलन ज़्यादातर औसत से नीचे या औसत रहा है। अब देखिए, नदी प्रवाह की स्थिति दूसरी है और जलाशयों की स्थिति आमतौर पर औसत रहा, तो उसमें पीछे ये है कि जलाशयों में वाटर की स्थिति को हम मैनेज कर सकते हैं कैसे। ज़्यादा संकट होगा तो हम जलाशय से पानी छोड़ेंगे ही नहीं, तो वो नदियों में प्रवाह कम हो जाएगा, लेकिन जलाशयों में पानी बना रहेगा। और भारत में भी कह रहा है कि भारत का गंगा नदी बेसिन में औसत से ऊपर जलाशय भंडारण देखा गया है। ठीक है, यही बात ये भी कह रहा। भूजल स्तर में गिरावट, भारत, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल की तरह दक्षिण अफ्रीका में अधिकांश कुओं में औसत से अधिक वर्षा के बाद सामान्य से अधिक भूजल स्तर देखा गया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में स्थिति जो है गड़बड़ देखी गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में उच्च वर्षा से वाटर रिजर्व भर गए हैं, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप के कुछ हिस्सों में भूजल उपलब्धता में कमी देखी गई है। मृदा नमी और वाष्पोत्सर्जन की स्थिति, तो देखिए दुनिया के बड़े क्षेत्रों में मिट्टी की नमी का स्तर, मिट्टी में भी पानी का बड़ा वो होता है, मुख्य रूप से सामान्य रूप से नीचे या बहुत नीचे था, यानी कि सामान्य से नीचे की स्थिति ही मिट्टी में भी नमी का कारण है, यानी सूखा की स्थिति, मिट्टी में सूखा, यानी जो सूखा की स्थिति है वो देखी गई है। और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और जून अगस्त के दौरान विशेष रूप से देखी गई है। हालांकि मध्य और दक्षिणी अमेरिका, विशेष रूप से ब्राजील और अर्जेंटीना में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सामान्य से बहुत कम वास्तविक वाष्पोत्सर्जन देखा गया है। मैक्सिको के लिए सूखे की स्थिति के कारण यह लगभग पूरे वर्ष तक चला है। ये बातें
मृदा और नमी उत्सर्जन के बारे में बताया जा रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना बता रहा है कि सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 यानी पिछले साल भर की जो है, जहां तक आंकड़े लिए गए हैं प्रारंभिक आंकड़ों में, ग्लेशियरों से 600 गीगा टन का बर्फ पिघला है और वो पिघल के नदियों में और सागरों में चला गया है। और जो 50 वर्ष के अवलोकन पिछले 50 सालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बर्फ 2023-22 से लेकर 23 के मतलब सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 के दौरान ही पिघला है। और ये गंभीर नुकसान मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय आल्प्स में अत्यधिक पिघलने के कारण हुआ है। और पिछले 2 वर्षों में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर में 10% से ज़्यादा बर्फ को खो दिया है। और इसके कारण स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में जो है सीमा रेखा के निर्धारण का लेकर भी मामला सामने आ गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका वैश्विक स्तर पे जो वाटर रिसोर्सेज की स्थिति है, जो बता रही है कि दुनिया में, भारत की बात नहीं है, वैश्विक स्तर की रिपोर्ट है कि दुनिया में गंभीर जल संकट की स्थिति बनी हुई है। अगला एक छोटा सा न्यूज़ है कि भारतीय जंगली गधों की स्थिति, गधे, ये इनकी गणना जो है, इनकी संख्या जो है में अच्छी खासी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, लगभग 26% से ज़्यादा पिछले 4 सालों में। और अब इनकी संख्या जो है 7000 के ऊपर है। ये एकमात्र गुजरात राज्य के 5-6 जिलों में पाए जाते हैं। इनके लिए एक अभयारण्य है, लिटिल रण या छोटा रण या बड़े रण को लेकर कहते हैं। और यह हमारे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जीव हैं। और 2008 में IUCN ने इन्हें संकटग्रस्त प्रजाति के श्रेणी में रख रखा है। आइए जल्दी जल्दी इनको भी देखते हैं। तो देखिए, गुजरात सरकार द्वारा इस वर्ष 10वीं जंगली गधा जनसंख्या अनुमान वेब 2024 के अनुसार लगाया कि गुजरात में जंगली गधों की आबादी 7672 होने का अनुमान है। और ये 26.14% की वृद्धि है, क्योंकि 2020 में यानी इसके पहले जो 9वीं जनगणना हुई थी, हर 4 साल बाद ये वेब होता है, यानी जंगली गधा जनसंख्या अनुमान, वाइल्ड एस पॉल्यूशन जो है एस्टिमेट होता है। ये है 6082 थी, अब जो है बढ़ के 7672 हो रही, यानी ये एक कहीं ना कहीं उपलब्धि है जिसको लेकर गुजरात सरकार बधाई की पात्र है। गुजरात सरकार के मंत्री ने खुद को इसको लेकर अपने कहा कि ये गौरव की बात है कि ये जो जंगली गधों की जो है जो 5-6 प्रजातियां हैं, उसमें से जो भारतीय मूल की भारतीय जंगली गधे प्रजाति है वो केवल पाई जा रही है गुजरात में, क्योंकि इसके पहले कुछ और भी राज्यों में पाई जाती थी, लेकिन अब सिर्फ गुजरात में ही बचे हैं। देखा जाए तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित जानवर है और IUCN के तहत भी ये संकटगत लिस्ट है, रेड लिस्ट में ये संकटगत प्रजाति है। इसके मुख्य निष्कर्ष बताएं तो ये सर्वेक्षण जो है हर 4 साल में किया जाता है। 7672 की आबादी है, जो 26% का विकास दिखाता है। इस सर्वेक्षण में सबसे अधिक जंगली गधे गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पाए गए हैं, 2705, और यही 6 जिले हैं जहां पे ये पाए जाते हैं। कच्छ है, इसके बाद फिर पाटन है, बनासकांठा है, मोरबी है और अहमदाबाद में 7 हैं। ठीक है, और वन क्षेत्र में भी देखा गया, और इसमें जो भी आबादी है उसमें सबसे ज़्यादा मादा हैं और उसके बाद जो है अवर्गित गधे शामिल हैं। भारतीय जंगली गधे या इक्वस हेमियोनोस खुर, इन्हें गुड़खुर भी बोला जाता है, गुजरात में गुड़खर बोला जाता है। अगर देखा जाए तो ये एशियाई जंगली गधे या इक्वस होमियोनस, जिसे ओनेगर के नाम से भी जाना जाता है, कि 5 उप प्रजातियां शामिल, जिसमें से एक भारतीय जंगली गधे है जिसे गुजरात में गुड़खर कहा जाता है। भारतीय जंगली गधे में उल्लेखनीय विशेषता क्या है कि ये गुजरात के जंगली गधे अभ्यारण्य की चरम परिस्थितियों में, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है और वहाँ पर भी ये जीवित रह सकते हैं, ये इनकी क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त इन जानवरों का जो प्राथमिक भोजन स्रोत है वो रेगिस्तान में जो द्वीप टाइप का वहाँ पे जो उगने वाली घास है उसी को ये खाते हैं। ये अपनी इनके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत होती है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में यानी जो जंगली क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, या सोचो घोड़े की बराबर ये दौड़ लेते हैं, इतनी गति से ये दौड़ सकते हैं। इनकी सीमित आबादी के कारण क्यों रही वो अभी देखेंगे। इनकी सीमित आबादी के कारण जो है 2008 में IUCN ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन वाले ने इन्हें अपनी रिपोर्ट में संकटग्रस्त प्रजाति या जो रेड लिस्ट होती है उसको इंडेंजर जो है स्पेसीज के रूप में इन्हें रखा है। और साथ ही साथ ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 से ही, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये 70 के दशक से ही संरक्षित जीव की श्रेणी में हैं। अगर इनके संरक्षण को लेकर देखा जाए
तो ये लाल सूची में है। और 1960 के दशक में इनकी संख्या जो है, इन पर अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस या सुर्रा जो बीमारी होती है उसके कारण इनको काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी, और इनकी संख्या 4500 उस समय थी, वहाँ से घट के 350 रह गई थी। और हालांकि अब प्रयास अच्छा हुआ है तो 7672 हो गई है। और पहले देखा जाए तो ये राजस्थान में भी रहते थे, राजस्थान क्या, गुजरात, कच्छवाला, पाकिस्तान या मध्य एशिया तक रहते थे। लेकिन अब ये केवल एशियाई गधे जो है, एशियाई गधे जो इंडियन वाइल्ड एस है, वह केवल अब गुजरात राज्य में ही संरक्षित हैं। और ये संरक्षित भी किस में है, जंगली गधा अभयारण्य है, वहीं पे एक संरक्षित होते हैं। और ये अभयारण्य 4953 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पे ये जो अभयारण्य वाला क्षेत्र है ना, ये बड़ा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बड़ी कह सकते हो यूनिक है। ये दलदली क्षेत्र भी है और ये रेगिस्तानी भी क्षेत्र है। अब कहेंगे सर ऐसी कैसी परिस्थिति है कि दलदली भी है, रेगिस्तानी है। जब वर्षा होता है मानसून के समय तो इस क्षेत्र दलदल, इसमें पानी भर जाता है, साफ वाटर, फिर बाद में समुद्र का भी पानी आ जाता है, और बाद में जब ये सूख जाता है तो ये रेगिस्तान के रूप में भी हो जाता है। तो ऐसे में ये दोहरी जो है उसको लेकर ये चलता है। ये देखा जाए तो भारतीय जंगली गधों का एकमात्र जीन पूल जो है यहाँ पे संरक्षित है, जो कि ठीक ठाक संरक्षित है, अच्छी खासी संख्या में बढ़ रहा है। और इस अभयारण्य की अगर विशेषताओं के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी रहती हैं, जैसे होबरा बस्टर्ड, डेमिनिशियन पेल्किन, बाज, हैरियर बाज और आदि। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आज का ये ख़त्म कर लिया गया। और क्वेश्चन जो है हमारे वेबसाइट पे रहेगा, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बाकी और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।